Welcome back to my channel in another video. So today we will discuss about the love song of J. Alfred Prufrock, which is written by T.S. Eliot. So we will here discuss this poem as a dramatic monologue or an interior monologue. So please like, share and subscribe my channel, and it is for all university exams. हम लोग यहाँ पे द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक को हम लोग डिस्कस करेंगे एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग की तरह या इंटीरियर मोनोलॉग की तरह। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम सब में आता है, तो फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जो है वो एक इलियट्स का अर्लीस्ट पोएम है जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1917 में, और इन द वॉल्यूम ऑफ द पोएम्स प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। और ये फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ था पोएट्री मैगजीन में इन 1915 विद द हेल्प ऑफ एजरा पाउंड हु वाज अ ग्रेट अमेरिकन पोएट एंड क्रिटिक। ओके, सो जो प्रेजेंट पोएम जो है वो टी.एस. एलियट का वो एक वन ऑफ हिज मॉडर्निस्टिक वर्क है, एक मॉडर्न वर्क है ये। एंड द पोएम इज़ अ सॉन्ग ऑफ डिज़ायर एंड फेलियर। द पोएम इज़ इन फ्री वर्स। फ्री वर्स का क्या मतलब है कि तो उसमें कोई भी राइम स्कीम्स नहीं यूज़ हुआ है, कोई भी मेट्रिकल पैरामीटर यूज़ नहीं हुआ है। सो ये पोएम जो है ये फ्री वर्स में है, और इस पोएम को इन्होंने लिखा है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में। दैट मीन्स कि वो एब्रप्टली शिफ्ट कर जा रहे हैं वन सब्जेक्ट टू अनदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा, हम फर्स्ट स्टैंजा के एंड में देखेंगे कि वो टॉकिंग अबाउट हिज क्वेश्चन, वो अपने तो क्वेश्चंस के बारे में सोच रहे हैं। एंड सडनली वो पोर्ट्रे करने लगते हैं कि इमेज ऑफ अ स्ट्रीट का, एक स्ट्रीट का इमेज जहाँ पे वोमेंस जो है वो माइकल एंजेलो के बारे में बात करी। और माइकल एंजेलो कौन है? 16th सेंचुरी इटालियन पेंटर। फिर उनका तुरंत वो चीज़ शिफ्ट हो जाता है फॉग की तरफ एंड स्मोक की तरफ। सो दिस इज़ called a stream of consciousness. That means he is abruptly shifting his thought from one subject to another. एब्रप्टली का यहाँ पे मतलब है कि अचानक से उनका, हम देख रहे हैं कि वो तुरंत फर्स्ट स्टैंजा के एंड में वो बात कर रहे हैं क्वेश्चंस के बारे में, और फिर सडनली वो बात करने लगते हैं स्ट्रीट के बारे में। सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसी मैनर में चलता है, मैं सडनली एक टॉपिक से वो दूसरे टॉपिक पे जंप कर जाते हैं। It is a monologue in this poem. It is a monologue because in this poem only one character does all the talking from beginning to end. In this sense, it is a dramatic monologue. In a dramatic monologue, the presence of a silent listener or listener is implied. So इसको मोनोलॉग इसलिए कहा गया। मोनोलॉग का मतलब होता है कि मोनोलॉग का मतलब होता है कि हम उसमें बात कर रहे हैं खुद से ही, एक ही कैरेक्टर से बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी के लिए इसको मोनोलॉग कहा गया, क्योंकि इस पोएम में हम लोग देख रहे हैं कि एक कैरेक्टर है जो कि शुरू से लेकर के एंड तक का पोएम में वो बात कर रहा है। सो इसलिए इस सेंस में हम लोग इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहेंगे। और ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है कि देयर इज़ अ साइलेंट लिसनर। वो लिसनर कुछ कहता नहीं, वो बस सुनता है, उसका प्रेजेंस वहाँ पे रहता है। The interior monologue aims at portraying the most intimate thought and is not meant for any hearer. So इंटीरियर मोनोलॉग जो है वो पोर्ट्रे क्या करता है, वो इंटीमेट थॉट को बताता है। मतलब किसी कोई पर्सन है जो कि अपनी पर्सनल थॉट को पोर्ट्रे कर रहा है, वो किसी के सुनने के लिए नहीं होता। इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, जबकि ड्रामेटिक मोनोलॉग में कोई प्रेजेंस होता है अदर कैरेक्टर का, और जो अदर कैरेक्टर जो है वहाँ पे ऑलवेज बी फेल्ट। बट वो इंटीरियर मोनोलॉग में इट इज़ नॉट फॉर एनी हियरर, वो किसी के लिए सुनाने के लिए नहीं होता। सो वन कैरेक्टर इज स्पीकिंग टू द अदर। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक कैरेक्टर जो है वो एक दूसरे से बोल रहा है, बट वहाँ पे जो अनदर कैरेक्टर जो है वो साइलेंट है। सो इन दिस पोएम प्रूफ्रॉक जो है वो अपने से ज़्यादा बोल रहा है, मोर स्पीकिंग टू हिमसेल्फ। सो इनफैक्ट ऑल द टाइम स्पीकिंग टू हिमसेल्फ। अगर देखा जाए तो पूरे टाइम वो बिगनिंग से लेके एंड तक वो खुद से बात कर रहा है यहाँ पे प्रूफ्रॉक जो है। सो इट वुड बी देयर फॉर मोर अप्रोप्रिएट टू कॉल द पोएम एज अ इंटीरियर मोनोलॉग। तो इसको ज़्यादा अप्रोप्रिएट कहना क्या होगा, इंटीरियर मोनोलॉग, दैन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग।
जो पोएम जो है इट इज़ अबाउट अ मॉडर्न मैन, सो एंड दिस मॉडर्न मैन इन हिज 40, वो 40 साल का है, अपने 40s में है. ही कांट डिसाइड वेदर और टू नॉट टू प्रपोज मैरिज टू द वुमन ही लव्स. इवन दो द पोएम नेम्स मेक इट साउंड लाइक अ लव पोएम, देयर इज़ नॉट अ सिंगल लाइन अबाउट मेकिंग लव. सो वो मैन जो है, दिस मैन कैनॉट डिसाइड, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि वो कैसे प्रपोज करे उस वोमेन को जिससे वो प्यार करता है, ठीक है, शादी के लिए, फॉर मैरिज. ओके, सो अगर देखा जाए तो ये पोएम का टाइटल क्या है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक. बट इस पोएम के नेम में लव सॉन्ग लगा हुआ है, बट इट इट डजेंट साउंड लाइक अ लव पोएम. ठीक है, मतलब इसमें कोई भी सिंगल लाइन नहीं है कि जिसमें कि वो अपने लव को एक्सप्रेस कर रहा हो. इंस्टेड इसमें नैरेटर जो है वो ट्राई किया है टू शो दैट ही हैज़ नो गुड रीज़न टू प्रपोज टू हिज लव जस्ट येट. उसमें नैरेटर जो है ये दिखाने का कोशिश किया है कि अभी तक उसके पास कोई अच्छा सा रीज़न नहीं है कि वो अभी तक अपने उस वुमेन को, उस अपने लव को उसके सामने वो प्रपोज करे अभी तक. सो द पोएम जो है वो सेंटर करता है किसके बारे में, एक मैंस के फेलियर के बारे में, क्योंकि वो अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपनी खुद वीकनेसेस के कारण. अपनी कुछ वीकनेस है उसकी, कुछ साइनेस है, साइनेस मतलब शर्मीलेपन के कारण, और टिमिडिटी मतलब उसके पास मच नर्वसनेस है वो उसकी फिर वो अपनी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपने एक्सप्रेस कर सके अपने लव को. ठीक है, सो इन बिगनिंग में हम लोग देखते हैं इस पोएम में कि देखते हैं कि प्रूफ्रॉक जो कि है वो दे हुई वांटेड टू गो आउट विथ हिज बिलवर्ड, अपने बिलवर्ड के साथ वो बाहर जाना चाहता है इवनिंग में. और प्रूफ्रॉक जो है और उसकी बिलवर्ड दैट मीन्स द लेडी जो है, दे आर वॉकिंग, वो घूम रहे हैं थ्रू द हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट. हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट जो है ये एक तरह का नेगेटिव इमेज है. देन इन दैट रोड, वहाँ पे वो क्या देखते हैं उस रोड में कि वो चीप होटल्स देखते हैं जहाँ पे प्रॉस्टिट्यूट्स जो हैं वो काम कर रही हैं रेस्टलेस नाइट में, जहाँ पे कस्टमर जो है बार्गेनिंग कर रहे हैं उन प्रॉस्टिट्यूट्स के साथ. और वो ये सब चीज़ देखता है बट वो वहाँ पे इग्नोर करता है बिकॉज इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. ही कांट डू एनीथिंग, वो कुछ कर भी नहीं सकता. एंड बिकॉज वो सब ये इसलिए क्योंकि एक वो पढ़ा लिखा व्यक्ति, ही इज़ अ लर्नेड मैन, सो ही कंटिन्यूज हिज जर्नी, वो अपने जर्नी को कंटिन्यू करता है. देन ही सीज सम हाइपोक्राइट वुमेन, वहाँ पे कुछ हाइपोक्राइट वुमेन जो हैं जो कि दे आर टॉकिंग अबाउट माइकल एंजेलो. सो माइकल एंजेलो के बारे में वो कुछ जानती नहीं है बट फिर भी वो दिखाने के लिए बात कर रही हैं. देन द येलो फॉग दैट रब्स अगेंस्ट द बैक ऑफ द विंडो पेन. फिर जो येलो फॉग जो है, फॉग मतलब होता है धुंध टाइप का, जो कि वो रब कर रही हैं, रगड़ रहे हैं. रब का मतलब होता है रगड़ना, जो कि अगेंस्ट द बैक ऑफ द विंडो पेन, जो विंडो का जो शीशा का जो पैन होता है उसके बैक में. सो मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है, येलो जो है इट इज़ अ कलर ऑफ डिजीज़, वो डिजीज़ को रिप्रेजेंट किया है. और सिंबल ऑफ अ दैट मीन्स डिजीज सोसाइटी, एक सोसाइटी जो है ना वो एक डिजीज्ड है. और जो फॉग जो है उसके अंदर वो जाना चाहता है उस रूम के अंदर, बट और जो येलो स्मोक जो है उसके साथ वो उसको ज्वाइन कर रहा है. इन द इवनिंग बोथ वांट्स टू गो इनसाइड बट दे कांट. सो दोनों जाना चाहते हैं बट वो जा नहीं पा रहे. बट दिस थिंक ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, एक कैट को जो कि उसके अंदर बहुत डिज़ायर है कि जाने के लिए, अंदर जाने के लिए. जैसे कि एक मॉडर्न सोसाइटी में, जैसे इन द मॉडर्न सोसाइटी में ये कैट जो है ना वो कंपेयर की गई है ह्यूमन के साथ, जिसके पास ह्यूमन के पास भी बहुत एक्सपेक्टेशन रहते हैं उनके लाइफ में. फाइनली ये फॉग जो है वो अपने एक्सपेक्टेशंस तो है कि वो अंदर जाए बट वो गेट टायर्ड और वो फिर फॉल एस्लीप लाइक अ कैट, जस्ट लाइक दैट. उसी की तरह जो लोग जो भी हैं वो बहुत बड़ा ड्रीम देखते हैं इस मॉडर्न एज में, और ये जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो उनको क्या बना देती. जब वो एक्सपेक्टेशन नहीं पूरा होता तो हम लोग क्या सफ़र करते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं और पेनफुल अपने लाइफ में. तो वही बताएगा कि मॉडर्न एज के जो पीपल है, जब उनके ड्रीम फुलफ़िल ना हो, जो उनके एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल ना हो, so they makes them suffering, loneliness and painful in their life.
The somnolent image suggests Prufrock's mental state and his desire for inactivity, his decision, his passivity and his reluctance to ask the overwhelming question. So ये सब जो इमेज जो है ये सोमनोलेंट इमेज दैट मीन्स टायरिंग टाइप का कुछ नेगेटिव इमेज या कह सकते हैं स्लीपी इमेज दैट मीन्स उसका डिज़ायर तो है कि वो अपनी लव को एक्सप्रेस करे, ठीक है। वो रिलक्टेंस तो है कि वो अपनी सब मतलब वो चाहता तो है कि वो अपनी क्वेश्चंस को पूछे, उस अपने लेडी को वो बताए, बट ये जो यहाँ पे जो प्रूफ्रॉक का मेंटल स्टेट क्या दिखा रहा है कि उसका डिज़ायर क्या है, मतलब इनएक्टिव है वो डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, वो पैसिविटी में है, मतलब उसके पैसिविटी हिज रिलक्टेंट, मतलब वो करना ही नहीं चाहता है उस चीज़ को, ठीक है। पैसिविटी मतलब वो जो कि चुपचाप है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा और वो कहता है वो अपने डिसीज़न को एक तरह से पुट ऑफ कर रहा है, मतलब वो कहता है कि देयर विल बी टाइम, उसके लिए अभी बहुत टाइम है, मतलब बेसिकली वो क्या करने का कोशिश कर रहा है प्रूफ्रॉक कि वो अवॉइड करने का कोशिश कर रहा है जो भी वो देख रहा है, और ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट, वो अपना बेस्ट कर रहा है उस चीज़ को अवॉइड करने में, बिकॉज ही नोज़ द रिज़ल्ट, क्योंकि वो जानता है कि रिज़ल्ट क्या मिलने वाला है उसको। सो इसलिए वो जानता है कि उसको इन्वॉल्व होकर के भी कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। सो वो अपने आप को कन्विंस करता है कि उसके पास इनफ टाइम है उस इन डिसीजंस को सॉल्व करने के लिए, उस विज़न को देखने के लिए और उस रिवीजन को करने के लिए। सो यहाँ पे उसका एक क्या नेचर दिखा रहा है, टिमिडिटी का नेचर दिखा रहा है कि ये स्टेट ऑफ प्रूफ्रॉक शोज इज टिमिडिटी, ठीक है। सो प्रूफ्रॉक इज़ अ न्यूरोटिक कैरेक्टर। न्यूरोटिक का यहाँ पे मतलब है कि नेगेटिव कैरेक्टर है, क्योंकि उसका हर चीज़ नेगेटिविटी ही दिखा रहा है। ही फील्स हेल्पलेस, वो अपने आप को हेल्पलेस फील करता है, कंफ्यूज्ड है, ठीक है, अपने लव को लेकर के। सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ प्रूफ्रॉक इज दैट ही इज़ ऑल्सो अवेयर हाउ ही वेस्टेड हिज लाइफ। वो अनदर एस्पेक्ट आप देखोगे प्रूफ्रॉक की तो वो भी वो दिखाता है कि वो अवेयर है कि वो अपने लाइफ में कितने टाइम को वेस्ट कर चुका है, कुछ अटेंडिंग करके, कुछ माइनर ट्रिवियल टी पार्टीज में। वो कहता भी इस लाइन को यहाँ पे, देयर इज़ अ लाइन, आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विथ कॉफ़ी स्पून्स। जो ट्रबल विथ प्रूफ्रॉक इज़ दैट ही इज़ इन लव बट कैन नॉट डिसाइड अबाउट मेकिंग प्रपोजल टू द लेडी। सो वो लव में तो है बट वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसको प्रपोज करना चाहिए लेडी को कि नहीं। सो प्रूफ्रॉक जो है वो जानता भी है, नोज द साउंड ऑफ द लेडीज़, उस लेडी के साउंड को हु वेर सिंगिंग इन दिस पार्टी, बट वो अपने रिवील नहीं कर पा रहा अपने फीलिंग्स को टुवर्ड्स द वुमेन ही लव्स। सो जिससे वो प्यार करता है वो डेयर ही नहीं कर पा रहा कि वो अपनी फीलिंग को वो दिखा सके या फीलिंग को अपने बताए। सो ही इज़ अफ्रेड, वो कहीं ना कहीं डरा हुआ है कि वो प्रपोज करने से इन फ्रंट ऑफ द पीपल, ठीक है। सो थिंकिंग दैट दे मेक फन, हो सकता है उसका वो फन बनाए, उसकी मजाक उड़ाए। सो ही सोचता है कि द लेडी वुड डिनाई हिज प्रपोजल, वो ये भी सोचता है कि हो सकता है लेडी जो है वो उसके प्रपोजल को डिनाई कर दे। सो इफ़ ही एक्सप्रेस हिज लव इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, सो अवेयर दैट ही इज़ नॉट, क्योंकि वो जानता है कि वो फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं है, हैंडसम नहीं है, क्योंकि वो अपने 40s में। सो प्रूफ्रॉक जो है वो फील कर रहा है एक इंसेक्ट की तरह जो कि ट्रैप्ड हो चुका है अपनी स्किन से में। सो प्रूफ्रॉक इनफैक्ट सफ़र फ्रॉम साइकोलॉजिकल, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल फियर से भी सफ़र कर रहा है, क्योंकि उसको वो डर है कि कहीं वो अपने एक्सप्रेस किया वो अपने लव को तो उसकी बिलीवर्ड जो है उसको वो रिजेक्ट ना कर दे। सो प्रूफ्रॉक इज़ एक्सट्रीमली पेसिमिस्टिक मैन who is self-conscious about his inferiority and disability to speak. So वो एक एक्सट्रीमली पेसिमिस्टिक मैन है जो कि बहुत ही दैट मीन्स सेल्फ कॉन्शियस है अपने इन्फेरिटी को लेके। जो राइटर है वो कंपेयर किया है प्रूफ्रॉक को प्रिंस हैमलेट से इन दिस रिगार्ड, इस रिगार्ड में द प्रूफ्रॉक जो है इक्वली कावर्डिस है लाइक प्रिंस हैमलेट की तरह, मतलब वो भी कायर है, ठीक है। कावर्डिस का मतलब होता है कायर, ठीक है। टू एग्जीक्यूट एनी प्लान, जैसे हैमलेट कोई भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पा सकता, उसी तरह वो भी सोच तो रह रहा है बट वो एग्जीक्यूट अपने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपनी फीलिंग्स को।
सो प्रूफ्रॉक फियर्स टू एक्सप्रेस हिज एक्सप्रेशन, ठीक है, एग्जैक्टली एज प्रिंस हैमलेट गॉट फ्राइटन, जैसे हैमलेट जो है वो डर जाता था, उसी तरह ये भी अपने एग्जीक्यूट करने से अपने प्लान में डर रहा है, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने से डर रहा है। तो प्रूफ्रॉक जो है डज नॉट डेयर टू स्पीक, वो डेयर नहीं कर पा रहा, वो बोल नहीं पा रहा। फियर्स दैट हिज प्रपोजल में गेट नेग्लेक्टेड, वो उसको डर लग रहा है कि उसका प्रपोजल में भी उधर से नेग्लेक्ट हो जाए। सो रियलाइजिंग द फैक्ट, प्रूफ्रॉक डिक्लेयर करता है कि वो ही कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर हैमलेट, वो शेक्सपियर हैमलेट से उसको कंपेयर ना किया जाए, नॉर ही वांट्स टू बी, ना ही वो चाहता है कि वो शेक्सपियर हैमलेट की तरह बने, ठीक है, और ना ही वो कंपेयर्ड हो। प्रूफ्रॉक जो है वो फाइनली रियलाइज़ ये करता है कि वो अब बहुत ही ओल्ड होते जा रहा है, देयरफॉर वो अब हो सकता है उसको रिस्पॉन्स ना मिले उस यंग गर्ल से, जो कि उसको रिस्पॉन्स मिला करता था उसके यंग एज में। सो द प्रॉब्लम बिफोर हिम इज़ हाउ टू ड्रेस हिज हेयर, वो कैसे अपने हेयर को कॉम करे। शुड ही पार्ट हिज हेयर टू बिहाइंड टू हाइड हिज बाल्डनेस, उसका बाल्डनेस है, डेट मीन्स बीच में वो थोड़ा सा बाल्ड है, बाल नहीं है। तो उसको अपने हेयर को वैसे पार्ट कर उसको छिपाना चाहिए क्या। सो द अदर प्रॉब्लम इज़ दैट ही कैन नॉट ईट हार्ड, वो हार्ड फ्रूट नहीं खा सकता, लाइक पीच, ओके। सो ही सेज दैट ही यूज टू गो टू द बीच, वो बीच जाया करता था वाइट ट्राउजर्स में और इन्जॉय करता था द सॉन्ग्स ऑफ मरमेड्स, ठीक है, जो वहाँ की मरमेड्स थी। बट वो रियलाइज़ करता है, बट ही रियलाइजेस एंड रिग्रेट्स दैट द मरमेड्स विल नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम, लेकिन अब वो रियलाइज़ करता है कि वो मरमेड्स जो हैं अब उसको कोई अटेंशन नहीं देंगी, क्योंकि वो अब बूढ़े हो चुका है, वो थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है। सो दे विल नॉट सिंग स्वीट सॉन्ग, उसके लिए अब स्वीट सॉन्ग नहीं गाया करेंगी। तो प्रूफ्रॉक सेज दैट ही हैज़ ग्रोन ओल्ड नाउ, सो ही वॉन्ट टू मेक हिज प्रपोजल टू हिज बिलवड बट फेल्स टू डू सो, इसलिए वो चाहता तो है कि वो अपने प्रपोजल को रखे, बट वो कर नहीं पा रहा इस चीज़ के कारण ही, दैट मीन्स कि वो ओल्ड हो चुका है। फाइनली ही एक्सेप्ट हिज प्रेजेंट पोजिशन, फाइनली वो एक्सेप्ट कर लेता है जो उसका अभी पोजिशन है, एंड गोज ऑन थिंकिंग दैट ही विल नॉट गेट रिस्पॉन्स, और ये सोच लेता है कि उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है उस यंग एंड ब्यूटीफुल गर्ल से, क्योंकि अब वो जो है वो थोड़ा ओल्ड हो गया है। सो ही फाइनली ही डिसाइड टू ड्रेस लाइक एन ओल्ड मैन, वो फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो एक ओल्ड मैन की तरह रहेगा और वो भूल जाएगा उस प्रपोजल के बारे में। नाउ इट इज़ यूजलेस, क्योंकि अभी इसके लिए वो यूजलेस है टू कीप द फीलिंग्स ऑफ लेडी लव इन हिज हार्ट, कि वो अपने दिल में उस लेडी के लिए वो लव रखे, ठीक है। सो दिस विल बी यूजलेस। सो इन दिस वे हम देखें तो वी फाइंड दैट प्रूफ्रॉक का जो लाइफ जो है वो फुल ऑफ बेयरनेस एंड फेलियर से भरा हुआ है। बेयरनेस का यहाँ पे मतलब है एम्पिटीनेस, ना खालीपन है उसके लाइफ में, लोनलीनेस है। ही इज़ फेड अप विद द ट्राइवलिटी, दैट मीन्स माइनर थिंग्स, और बोर्डम, ठीक है, उसको बोरिंग लगने लगा, वो अपने लाइफ से, सिटी लाइफ से वो फेड अप हो चुका है और उसको ये सब चीज़ बहुत बोर्डम प्रोवाइड कर रहा है। सो द पर्सनैलिटी जो है यहाँ पे मेन कैरेक्टर, हु इज़ दिस द मेन कैरेक्टर, द जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ही डज नॉट फील कंफर्टेबल इन हिज सोसाइटी, वो कहीं ना कहीं अब कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा उस सोसाइटी में, क्योंकि वो बहुत ही आर्टिफिशियल सोसाइटी है। मॉडर्न सोसाइटी इज़ व्हाट, इट इज़ आर्टिफिशियल सोसाइटी। सो ही इज़ टायर्ड ऑफ हिज आर्टिफिशियल सोसाइटी, वो थक चुका है इस आर्टिफिशियल सोसाइटी से, एंड ही सर्च फॉर अ सिक्योर सेंस ऑफ आइडेंटिटी टर्न्स आउट टू बी अ बिग फेलियर। सो द पोएम फिनिशेज वेर इट बिगिंस, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था वहीं पे वो ख़त्म भी होता है, कि प्रूफ्रॉक जो है ही डज नथिंग टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, वो कुछ नहीं करता, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अपने आप को। सो अब हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक का, इट इज़ अ मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ हिज माइंड। ये क्या है मेथड, एक कम्युनिकेट कर रहा है किससे, अपने माइंड के साथ से। जो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है इन दिस केस वुड बी इंटीरियर मोनोलॉग ऑफ अ कैरेक्टर, तो इस केस में हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, इंटीरियर मोनोलॉग कह सकते हैं,
कैरेक्टर का, क्योंकि वो कम्युनिकेट कर रहा है अपने माइंड से, ठीक है। द कैरेक्टर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज रीच्ड बाय हिज इंटीरियर मोनोलॉग। कहीं ना कहीं ये जो कैरेक्टर का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो है वो इंटीरियर मोनोलॉग के थ्रू वो रीच हो रहा है, ठीक है। द जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक स्टेट ऑफ माइंड जो है वो रेफर्स करता टू द मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटी के बारे में है जो कि एलिनेट कर रहा है एक इंडिविजुअल को, अलग कर दे रहा है, अकेला कर दे रहा है। ऑल्सो वन ऑफ द मेजर डिफ़िकल्टीज दैट ही प्रेजेंट टू द साइलेंट ऑडियंस, और वो एक डिफ़िकल्टीज बताया है कि उस लाइफ में कैसे सस्टेन करना साइलेंस और ऑडियंस को इन हिज फ्रैगमेंटेड एंड डिसजॉइंटेड पर्सनैलिटी में। सो जो कैरेक्टर जो है वो टॉक्स टू हिमसेल्फ विच इज़ डिफाइंड एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। सो ड्रामेटिक मोनोलॉग इसलिए हो गया क्योंकि द कैरेक्टर जो ड्रामेटिक मोनोलॉग, दैट मीन्स मोनोलॉग अ सिंगल person is there who is talking to himself, so the character is talking to himself, so it define a dramatic monologue to analyze himself, ठीक है, वो अपने आप को एनालाइज करने, and the situation that he is in, सो जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन को वो एनालाइज करने के लिए एक तरह से ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। एंड सच ड्रामेटिक मोनोलॉग्स जब लीड्स टू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दैट इज़ कॉल्ड विच इज़ अ इंटीरियर मोनोलॉग। सो आप लोग को समझ में आया होगा कि हाउ दिस पोएम इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग और अ इंटीरियर मोनोलॉग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए। इट बी अ बिग मोटिवेशन फॉर मी टू मेक सच मोर वीडियोज़। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच।